नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2 जनवरी 2021 को एक प्रेस रिलीज इशू किया है और इस प्रेस विज्ञप्ति के जारी होने के बाद जो प्रेस रिलीज है वो शेयर हो रहा है लगातार और बहुत वायरल हो गया है। और एक मिथ लोगों के मन में बन रहा है कि क्या सिविल जज बनने के लिए 3 साल की प्रैक्टिस अब जरूरी हो गई है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये नोटिफिकेशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ में ये प्रेस रिलीज इशू किया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। क्या अब 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी हो जाएगी? क्या ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए? इस बारे में आज मैं बात करूंगा। अगर आपको ये लगे कि ये जो बातें सर कर रहे हैं ये स्टूडेंट्स के एस्पिरेंट्स के हित में है, ये जुडिशरी के इंटरेस्ट में है, तो इसे शेयर करिए। इतना शेयर करिए कि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन तक पहुंचे, ये हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जज तक पहुंचे, ताकि ये बात जो है उनके समझ में भी आए और हमारा जो ये प्रयास है ये स्टूडेंट्स के हित में आगे बढ़े। आप अपने कमेंट्स भी लिखते रहिएगा और जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं कहते रहिएगा। एट लास्ट जब मैं अपनी बातें खत्म करूंगा तो आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा, कोशिश करूंगा कि सारे कमेंट्स पढ़ सकूं और उनके आंसर्स दे सकूं। तो आपका स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा पर, और मैं बात अपनी स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये प्रेस रिलीज क्या है। तो प्रेस रिलीज क्यों आया उसके पहले मैं आपको बताऊं कि जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उसने पीएससी, आंध्र प्रदेश पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी 3 दिसंबर 2020 को एक नोटिफिकेशन रिलीज किया सिविल जज एग्जाम के लिए। डेट्स भी आप देखते रहिए और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको सारी बातें लाइव समझ में आ रही हैं। इसका रिकॉर्डेड वर्जन हम यूट्यूब पे अवेलेबल करवा देंगे, जहां आपको ये नोटिफिकेशन और उससे रिलेटेड बातें भी जो हैं साइड पैनल में दिखती रहेंगी। तो मैंने डेट बताया 3 दिसंबर 2020 को आंध्र प्रदेश पीएससी जो है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से एक नोटिफिकेशन जारी किया और सिविल जज एग्जाम के लिए। तो ये नोटिफिकेशन क्या था, इसमें जो एप्लीकेशन इनवाइट किए गए, नोटिफिकेशन का नंबर है 9/2020 RC डेटेड 3 दिसंबर 2020। इसमें जूनियर डिवीजन सिविल जज, जिसको हम कहते हैं सिविल जज क्लास 2, इसके लिए मिनिमम 3 साल की जो प्रैक्टिस है उसको कंपलसरी कर दी गई। कहा कि वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो 3 साल तक अधिवक्ता के रूप में जिन्होंने कभी प्रैक्टिस किया हो, जिनके पास अनुभव हो। अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने का मतलब है कि आप कोर्ट में अपीयर हुए हों। और आपकी जानकारी के लिए बार काउंसिल की तो आपके पास रजिस्ट्रेशन होनी ही चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जज से सर्टिफाई भी करना पड़ता है कि हाँ आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहे हैं, जिसमें आपके केस नंबर और सारी चीजें लगती हैं। इस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट एक रिट पिटिशन फाइल किया गया। रिट पिटिशन का नंबर है 1479/2020 और इस रिट पिटिशन में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जो पिटिशनर हैं, इनका नाम है मिस्टर रेगाल गड्डा, REGALAGADDA वेंकटेश। तो हम इनको मिस्टर वेंकटेश कहते हैं, आर वेंकटेश। इन्होंने जो है रिट पिटिशन लगाया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश जिसे हम कहेंगे। और वहां उन्होंने चैलेंज किया है कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये जिसमें 3 साल की रिक्वायरमेंट मांगी गई है बार के प्रैक्टिस की, एडवोकेट की प्रैक्टिस की, ये इलीगल है और अनवारंटेड है। तो ये पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में गया और इस पिटिशन के अगेंस्ट, क्योंकि ये पिटिशन क्या कह रहा है कि 3 साल की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, ये अनवारंटेड है, गैर जरूरी है। और दूसरी कहानी इन्होंने कहा कि 3 साल की प्रैक्टिस जो है ये इलीगल भी है। 2 ही शब्द ये उठा रहे हैं रिट पिटिशन में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसने भी एप्लीकेशन फाइल किया और कहा कि 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी होनी चाहिए और इसके लिए इनको भी सुना जाना चाहिए। इनका क्या कहना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, आप ये भी जाने। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के शब्द सुने आप, फिर मैं इस पर अपने कमेंट भी करूंगा। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया is in strongly favor of 3 years minimum experience at bar to be prescribed for being considered eligible to sit for judicial service examination। लिखता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस बात के स्ट्रांगली फेवर में है कि ऐसा होना चाहिए कि 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी हो। कारण क्या लिखा है इन्होंने, सुने। लिखा है जुडिशियल ऑफिसर्स नॉट हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एट द बार आर मोस्टली फाउंड टू बी इनकेपेबल एंड इनएप्ट इन हैंडलिंग मैटर्स। जो वर्तमान समय में जज बन के काम कर रहे हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया पहले तो उनके जो क्षमता है उस पर प्रश्न उठा रहा है, कह रहा है इनकेपेबल है, अक्षम है
इनएप्ट हैं, मतलब वो निपुण नहीं है अपने काम में। मोस्ट ऑफ सच ऑफिसर्स आर फाउंड इम्पोलाइट, कहते हैं वो विनम्र भी नहीं है, एंड इम्प्रैक्टिकल, उनके पास व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं है, इन देयर बिहेवियर विद द मेंबर्स ऑफ द बार एंड लिटिगेंट्स। दे हैव लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एस्पिरेशन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एडवोकेट्स एंड लिटिगेंट्स इन द मैटर ऑफ प्रॉपर एंड डिसेंट बिहेवियर। इस पहले पैराग्राफ पर मैं बात करता हूं कि हम सब जो एडवोकेट्स हैं वो बार के अंडर ही आते हैं डेफिनेटली, लेकिन ये जो कुछ शब्द हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जहां पर में सही जो बात है उस बात के खिलाफ आपको अपने आप भी, अपने विरुद्ध भी खड़ा होना चाहिए। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो बातें कह रही है, पहली बात तो ये कि अगर आप स्टेट बार का फॉर्म भरते हैं किसी स्टेट में, सबकी अलग अलग फीस है, हजारों रुपए वो वसूल रहे हैं। साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, अगर आप AIBE का फॉर्म भरें तो उसमें भी हजारों रुपए की फीस है, शायद 3,500-4,000 रुपए फीस आज की डेट में लग रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक बात समझनी चाहिए कि जो लोग बार में रजिस्टर हो जाते हैं, आपने एज ए एडवोकेट अपने आप को रजिस्टर कर लिया, तो क्या इनके पास कोई ट्रेनिंग एकेडमी है? इनको ध्यान देना चाहिए कि हर एडवोकेट के लिए पहले तो एक ट्रेनिंग एकेडमी होनी चाहिए, क्योंकि आप हजारों रुपए की फीस ले रहे हैं, कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग तो आप दो। आप बताओ तो एडवोकेट का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये पेशेंट बिहेवियर क्या है, ये पोलाइट बिहेवियर क्या है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है। अगर आप इंटर्नशिप कहीं करने के लिए जाते हैं, आपको मैं समझाऊं, अगर आपने इंटर्नशिप किया है, आप में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा, तो साल 2 साल 3 साल में क्या सीखने को लिए मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता सीखने के लिए। लेकिन अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करवाती, तो समझ में आता कि हाँ, बार में रजिस्टर होने का फायदा यह है कि वहां से ऐसे लोग निकल कर आते हैं जो कि पोलाइट बिहेवियर को जानते हैं, एडवोकेट्स के एथिक्स को पहचानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं प्रोवाइड करवाया जा रहा, कहीं नहीं प्रोवाइड करवाया जा रहा। फिर दूसरा पैराग्राफ कहता है, द इनएक्सपीरियंस एट बार is one of the primary and major reason for delay in the disposal of cases in the subordinate judiciary। अब ये वर्ड लिख रहा है कि आपके पास एडवोकेट की एक्सपीरियंस नहीं है एडवोकेट होने का, इसीलिए डिले इन जस्टिस हो रहा है। मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक ये बात सही है। डिले इन जस्टिस के 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण ये है कि हमारे जो लॉज हैं वो बहुत पुराने हैं, उनमें टोटली अमेंड हो जाना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जजेस की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आपको बताऊं, हमारा CRPC सेक्शन 9 में आप चले जाएं तो सेशन कोर्ट के बारे में बात करता है, और CRPC का सेक्शन 9 आप पढ़ेंगे तो वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि एक डिस्ट्रिक्ट को स्टेट गवर्नमेंट कई सेशन डिवीजन में डिवाइड करेगी और हर एक सेशन डिवीजन के लिए एक सेशन कोर्ट होगा। अभी क्या हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट एक ही जगह है, एक जिले में एक सेशन कोर्ट है। तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, आपके पास नंबर ऑफ जजेस की कमी है, ये है बड़ा रीजन डिले इन जस्टिस का। अगर आप ये कहें कि बार की प्रैक्टिस नहीं है, इसके कारण डिले इन जस्टिस हो रहा है, तो ये पॉइंट कहीं से कहीं तक सटीक नहीं बैठता। ये बिल्कुल ही समझदारी वाली पॉइंट मुझे नहीं लगती। आगे लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस जुडिशियल ऑफिसर्स कैन कॉम्प्रीहेंड एंड डिस्पोज ऑफ मैटर्स एट अ मच फास्टर पेस, देयरबाय लीडिंग टू एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। लिखा है ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस जुडिशियल ऑफिसर्स। जो जुडिशियल ऑफिसर्स होंगे, अगर उनके पास में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा, बिहेवियर की ट्रेनिंग होगी, तो स्पीडी जस्टिस होगा और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है एफिशिएंट हो पाएगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या कदम उठा रही है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कॉलेजेस को मान्यता दे दी है। क्या कभी चेक भी किया जाता है कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी भी जा रही है कि नहीं दी जा रही है? क्या पता क्या कर रहे हैं ये लोग। मैं पूरे भारत भर की बात कर रहा हूं, आप किसी भी स्टेट से जुड़े हुए हों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात का समर्थन कर रहे होंगे। जब एक बच्चा 12वीं पास करके 5 साल का BA LLB करता है, ये कोर्स बहुत बड़ा है। आपने जीवन के 5 साल ले लिए एक कोर्स को करवाने के लिए और आप उसे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे पाए। आपने क्या किया मान्यता देकर? बार काउंसिल ऑफ इंडिया जब मान्यता दे रही है कॉलेजेस को, तो वहां प्रैक्टिकल नॉलेज क्यों प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा? वहां बच्चों को 1 साल जो है बिहेवियर और पोलाइटनेस और एप्टनेस क्यों नहीं सिखाई जा रही? वहां क्यों उनको प्रोफेशनल एथिक्स नहीं बताया जा रहा? एग्जाम को पास करने के लिए क्राइटेरिया ऐसा क्यों बना दिया गया है कि बच्चा 20-20 क्वेश्चन निकाल कर पढ़े, उसमें से 10 क्वेश्चन को 20-20 क्वेश्चन में भी 10 क्वेश्चन गेस करे, उसमें से भी 5 क्वेश्चन याद करे, 3 लिखकर पास हो जाए। किसकी मिस्टेक है ये? आपने LLB की डिग्री दे दी, आप समझिए, क्या आपने उनको एक भी प्रैक्टिकल नॉलेज देने के बारे में सोचा? ये किसकी जिम्मेदारी है? तो यहां लिखा हुआ है कि ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस जुडिशियल ऑफिसर्स कैन कॉम्प्रीहेंड एंड डिस्पोज ऑफ मैटर्स एट अ मच फास्टर पेस। यस, इट इज ट्रू, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या सिर्फ बार में रजिस्टर हो जाने से, 3 साल की प्रैक्टिस करने के बाद ये एप्ट हो जाएगा, ये एफिशिएंट हो जाएगा, ये पोलाइट हो जाएगा? ये समझ कैसे निकल कर आती है?
मुझे समझाइए, क्योंकि कितने लोग हैं जो बार में रजिस्टर्ड हैं जिनको 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया लेकिन लॉ की बेसिक जानकारी नहीं है। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी कॉलेजेस की है। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की है। हाँ, स्टूडेंट की जिम्मेदारी तो है ही है, लेकिन जब उसको बताने वाले लोग नहीं होंगे, जब करिकुलम ऐसा नहीं होगा, करिकुलम जब रट करके पास करने की बात करेगा, तब तक कैसा होगा? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप समझें कि आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ती है। समझना, आप सबने बनाया होगा लाइफ में। आई एम सॉरी। आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए कहा होगा, सिविल और क्रिमिनल दोनों के लिए। अब अगर आप एक सिविल केस को शुरू से लेकर लास्ट तक, मतलब फाइलिंग ऑफ पिटिशन से लेकर फाइलिंग ऑफ सूट से लेकर जजमेंट तक का आप बनाना चाहते हैं, आपने 3rd ईयर में एक केस आपने लिया, क्या 1 साल में जजमेंट आ भी रहा है? अगर 1 साल में जजमेंट आ ही नहीं रहा तो आप एक केस स्टडी शुरू से लेकर लास्ट तक कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उसमें कहा जाता है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के अंदर आप करें। स्टूडेंट क्या करता है, वो पुराने केस फाइल जाकर के कॉपी करके ले आता है। 99% यही कर रहे हैं, आप सबने यही किया होगा, हमने भी यही कहा था, हमने भी यही किया था। एक फाइल कॉपी करके ले आए, कई लोग तो एक ही फाइल 4 लोग कॉपी कर लेते हैं, सबमिट करवा दिया, 100 नंबर का वो था, उसमें से 60-70 नंबर एवरेज मिल गए। क्या चल रहा है ये आप बताओ ना मुझे। वहीं क्रिमिनल केस की बात करें तो लॉजिंग ऑफ एफआईआर से लेकर के डिस्पोजल ऑफ केस तक के लिए आपको एक प्रैक्टिकल बनाना होता है। एफआईआर लॉन्च हुआ आज और पता नहीं उसका चालान कब पेश होगा, 6 महीने बाद या 1 साल बाद। अगर ये रेप केस है तो लॉ हमारा कह रहा है सेक्शन 173 कि 2 महीने के भीतर चालान पेश हो जाना चाहिए, 3 महीने के भीतर जो है ट्रायल कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये बातें कर रहे हैं। बाकी केसेस का क्या आप 3 से 6 महीने में प्रैक्टिकल कर भी पा रहे हो? और प्रैक्टिकल में कौन सी बातें आ रही हैं? फाइल बना के सबमिट कर दें। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि जो लास्ट ईयर है एलएलबी का, चाहे आप 3 साल का कोर्स कर रहे हैं या 5 साल का कोर्स कर रहे हैं, आखिरी साल में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिलवाया जाए और उसके बाद पर्सन एलिजिबल हो सिविल जज का एग्जाम देने के लिए। क्योंकि अगर ये कहा जाए कि 5 साल आप BA LLB करो, फिर 3 साल आप प्रैक्टिस करो, 3 साल आप असफल हो, समझना क्या कहा जा रहा है। अगर आपने 3 साल प्रैक्टिस किया, आपकी प्रैक्टिस जम गई, आपके पास में 200-300 केस हैं, आप महीने के 1-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आप जज बनने क्यों जाएंगे? आप मुझे बताइए। और उन केसेस का क्या होगा जो आप 3 साल से हैंडल कर रहे हो? मतलब यह है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या चाह रही है कि आप LLB करें, LLB करने के बाद 3 साल जो है आप प्रैक्टिस करें, 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद आप उसमें असफल हो, फिर आप जो है जज बनने की तैयारी करें। तो पूरा जीवन क्या सिर्फ और सिर्फ तैयारियां करने के लिए है? आप समझो आज की डेट में इंडिया में जो एवरेज लाइफ है हमारी 64-65 ईयर्स की है। ठीक ठीक समझो तो हमारी जो जनरेशन, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, 50 साल हमारी एवरेज लाइफ आप मान के चलो। उसके बाद तो दवाइयां खा करके जीवन बिताना है बिस्तर में। 50 साल के जीवन में भैया 23-24 साल तो आपने BA LLB करने में निकाल दिया। उस 23-24 साल के बाद आपको करना है सिविल जज के एग्जाम की तैयारी। उसमें भी आप पोस्ट कितने निकाल रहे हो? आप वैकेंसी क्या आ रही है समझना, 50, 60, 100, 150, 200। आपने कब 1000 वैकेंसी निकाल दी? और LLB कितने करने वाले लोग हैं? लाखों की संख्या में लोग LLB कर रहे हैं। फिर आपका कैलेंडर कहां है? LLB एग्जाम का, सिविल जज का कब होगा? कोई कैलेंडर नहीं है। पहले से पता ही नहीं होता है स्टूडेंट को कि एग्जाम कब होने वाला है। अचानक से कभी भी वैकेंसी आ जाती है। वैकेंसी आने पर स्टूडेंट के पास टाइम ही नहीं होता। 1.5 महीने 2 महीने में वो तैयारी कैसे करे? इस चक्कर में उसको 1-2 साल तैयारी करने में लग जाता है। तो 5 साल की BA LLB कर दी आपने, 3 साल की आपने प्रैक्टिस कर दी, फिर 2 साल स्टूडेंट तैयारी करे, फिर जज बने 30 साल की उम्र में। जीवन कब जिएगा वो? आप मुझे बताइए। जीवन जिएगा कि नहीं जिएगा? फिर 30 साल की उम्र के बाद वो काम करना शुरू करे। तो ये सब बातें यहां पर मैं है आपको एक बहुत अच्छी जानकारी में दे दूं कि आंध्र प्रदेश जो गवर्नमेंट है, इसकी जो ये जो आया है नोटिफिकेशन और इसके अगेंस्ट जो पिटीशन गया है, मैं आपको एक लैंडमार्क जजमेंट कोट कर दूं। आपको ये भी जानना चाहिए। केस है इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था 2002 का, आपको बताऊं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 साल की जो एक्सपीरियंस वाली बात है कि आपके पास बार में या एडवोकेसी का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस क्राइटेरिया को क्वैश कर दिया था 2002 में। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 21 ऑफ मार्च 2002, 21 ऑफ मार्च 2002 का, 21 मार्च 2002 को दिए अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। अगर आपने LLB कंप्लीट कर लिया है तो आप सिविल जज बनने के लिए एलिजिबल हैं। तो एक बात आपको समझने की जरूरत है। इस बात को आप समझ चुके हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही मना कर दिया है और जो बातें मैंने आपको बताई मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी।
आप मुझसे अग्री होने या डिसअग्री होने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं और अपनी बातें टू द पॉइंट रखें। मैंने क्या क्या कहा मैं इसको समराइज कर दूं, फिर आपकी बातें मैं लेता हूं। देवकरण भरवाड़ लिख रहे हैं कि सर मैं आपकी बात से अग्री नहीं करता, एक्सपीरियंस मस्ट रिक्वायर फॉर जजेस। देवकरण बिल्कुल मैं आपकी बात को समझता हूं, लेकिन कौन से एक्सपीरियंस की आप बात कर रहे हो, मैं क्या बात कर रहा हूं, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो शायद आप मुझसे सहमत नहीं होगे। मैं कह रहा हूं एक्सपीरियंस जरूरी है। कैसा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस मिल कहां से रहा है? आप ये समझो ना कि 3 साल अगर किसी ने बार में प्रैक्टिस कर रखा है तो वो पोलाइट हो गया है। आप ये समझते हो देवकरण? मुझे बताइए, बार में प्रैक्टिस का क्या मतलब है? आप मुझे बताइए। आप किसी सीनियर के अंडर गए, आपने जूनियरशिप करी। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी एडवोकेट के अंडर जूनियरशिप किया है तो शुरुआत में तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोटोकॉपी करवाने और ये छोटे मोटे काम करवाने का ही काम मिलता है। जाकर डेट ले आओ, फोटोकॉपी करवाओ। कि आपको कोर्ट का लाइव एक्सपीरियंस मिल रहा है? आप मुझे बताओ ना। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो बिल्कुल एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेरा मानना है कि जज बनने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा भी तो हो, एक्सपीरियंस ट्रू भी तो हो, नॉलेज सही सोर्स से भी तो आए। इसके लिए कोई करिकुलम भी तो हो कि आप किसी भी एडवोकेट के अंदर आपने जो है 3 साल की प्रैक्टिस कर ली और आपको एक्सपीरियंस आ जाता है। मुझे आप ये बताओ, इस बात से मुझे ये बात समझाओ। तो ये एक्सपीरियंस कैसे आए? मैंने यही बात कही देवकरण, अगर आप मेरी बात को ठीक से समझें, कि एलएलबी का जो 3रा साल है या बीएलएलबी का 5वां साल है, जो लास्ट ईयर है, इस पूरे के पूरे 1 साल को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन बनाया जाना चाहिए। प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन का मतलब खाना पूर्ति नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का मतलब है कि बार काउंसिल के नॉर्म्स के अंडर बार काउंसिल उनको इंटर्नशिप की सुविधा प्रोवाइड करवाए। बार काउंसिल किस बात के लिए फीस ले रही है इतनी सारी? स्टेट बार काउंसिल हजारों रुपए की फीस ले रही है, ऑल इंडिया बार काउंसिल हजारों रुपए की फीस ले रही है। वो एडवोकेट आप क्यों ढूंढो? एडवोकेट वो प्रोवाइड करवाए ना। बार काउंसिल की जिम्मेदारी हो वो कि आपको इस तरह के एक्सपीरियंस हो, क्योंकि ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस सही भी तो हो। एक्सपीरियंस सही कैसे होगा? जब आप सही एडवोकेट के अंदर सही गाइडेंस लेंगे। समझने की जरूरत इस बात की है। और सही एडवोकेट कौन है, कैसा है, आपको कैसे पता चलेगा? मुझे बताओ ना। आप तो अभी बिल्कुल अभी एक आदमी एलएलबी करके बाहर आया है, उसको क्या पता चलेगा कि कौन सा केस है और क्या है? कैसे बात पता चलेगी? 1 साल में तो केस डिस्पोज भी नहीं हो रहा। जितेंद्र कुमार पूछ रहे हैं एज क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग सिविल जज। एज क्राइटेरिया जो है 35 ईयर्स मैक्सिमम है जितेंद्र, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है एलएलबी की डिग्री के बाद। कुशाग्र मिश्रा कह रहे हैं डू प्रोटेस्ट अगेंस्ट बीसीआई। अभी देखिए बीसीआई ने कुछ किया नहीं। बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस बात को रखा है और ये सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटिशन फाइल किया है इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन मेरा समझना यह है कि ये 3 साल की एक्सपीरियंस वाली जो कहानी है ये थोड़ी सी नहीं ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि समझो, बार बार मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप अच्छे एडवोकेट बन गए हो, तो फिर सिविल जज एग्जाम की तैयारी क्यों करेगा कोई? बताओ ना, अगर आपका काम जम गया है तो। जया कह रही हैं यूपी के हाल और गए गुजरे हैं। जया, आपका क्वेश्चन चला गया, प्लीज एक बार वापस से पोस्ट करिए। मैं आपकी क्वेश्चंस ले रहा हूं। शीतल, पारुल, नेहा, राधे मिश्रा जी, बिल्कुल धन्यवाद आपके सपोर्ट का। मैं आपके सपोर्ट में हूं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मैंने कहा इसे शेयर करिए। अगर आप नहीं सहमत हैं मेरी बात से तो आप अपने पॉइंट जरूर रखिए, मैं इस पर डिस्कस करूंगा। मैं आपके देख रहा हूं सुभी, चंचल, जितेंद्र, अमित, माही, अरबाज, धर्मवीर, जितेंद्र, अंबुज, कियारा, मलखान, थैंक यू। आप सब आप जुड़े हैं यहां पर। मैं अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। हर्ष कह रहे हैं सर मूट कोर्ट तक का एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। बिल्कुल हर्ष, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मूट कोर्ट तक का एक्सपीरियंस नहीं मिलता कॉलेज में। बहुत सारे कॉलेजेस में तो मूट कोर्ट है ही नहीं, और जहां है सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है। जबकि मूट कोर्ट होना ही चाहिए। मूट कोर्ट जो है वो आपको एक्सपीरियंस देने के लिए है। और मेरी समझ ये कहती है मूट कोर्ट के साथ साथ आपको हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी एक्सपीरियंस मिलना ही चाहिए। और ये जिम्मेदारी कॉलेज की है कि सारे स्टूडेंट्स को लेकर के जाएं कोर्ट में और कोर्ट की प्रोसीडिंग दिखाएं, बताएं कि कोर्ट में बार क्या होता है, बताएं कि जज कहां बैठते हैं, बताएं कि फाइलिंग कैसे होती है, बताएं कि पिटीशन कैसे फाइल किया जाता है। ये सब चीजें बताई जाए ना, बेसिक बातें बताई जाए। तो ये सब कहां से एक्सपीरियंस मिलेगा? ये सब एक्सपीरियंस कॉलेज में मिलना चाहिए। 5 साल का टाइम क्यों दे रहे हैं? 5 साल बड़ा समय है भैया जीवन का, या 3 साल का टाइम क्यों दे रहे हैं? तो आपको कौन लेकर जाना चाहिए? 3rd ईयर में आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस करवाया जाना चाहिए हाई कोर्ट का और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। जबकि मेरी समझ तो ये कहती है कि आपको सुप्रीम कोर्ट भी ले जाया जाना चाहिए।
लेकिन ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ले जाना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी जगह बहुत पैसा इन्वॉल्व होगा, चीजें इन्वॉल्व होंगी, देश की राजधानी है, महंगा है, ठीक है। आप कम से कम हाईकोर्ट तो दिखाइए बच्चों को एक बार। बच्चों ने हाईकोर्ट नहीं देखा होता, लोकल कोर्ट नहीं देखा होता, ये नहीं पता होता कि विटनेस बॉक्स कौन सा होता है और विक्टिम के लिए, अक्यूज के लिए कौन सा बॉक्स है। दो अलग अलग बॉक्स हैं। बॉक्स हैं भी कि नहीं है, क्या सिर्फ जो मूवी में हो रहा है वही चल रहा है? मैक्सिमम स्टूडेंट तो मूवी देखकर समझता है कि ऐसा हो रहा होगा, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। गुड़िया कह रही हैं गर्ल्स के पास इतना टाइम नहीं है सर। नहीं, गर्ल्स नहीं, बॉयज के पास भी टाइम नहीं है और थर्ड जेंडर के पास भी टाइम नहीं है। सबका जीवन जो है वो इतना ही मिला हुआ है ना। लेकिन हाँ, गुड़िया ये कहना चाह रही हैं कि गर्ल्स के ऊपर शादी का दबाव होता है और जो लोग पेरेंट्स हैं जल्दी शादी कर देना चाहते हैं। खैर, अभी सोच बदल रही है, उसके बाद भी मैं आपकी बात से कई हद तक सहमत हूं। इतना टाइम अगर लग जाए कि 5 साल आप BLLB कर लो, 3 साल आप प्रैक्टिस कर लो, फिर आप एग्जाम की तैयारी करो, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे कि यह समय खराब करने की बात है। सुधीर, थैंक यू वेरी मच। हर्ष कह रहे हैं ऑलमोस्ट 25,000 लगते हैं फॉर्म भरने के लिए। 25,000 रुपए अगर बार काउंसिल फॉर्म भरने का ले रहा है तो आपको सुविधा नहीं प्रोवाइड करवाई जा सकती? आपको ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करवाई जा सकती? बिल्कुल करवाई जानी चाहिए। स्टेट रजिस्ट्रेशन से काउंट होता है क्या एडवोकेट? आप अगर स्टेट बार में रजिस्टर्ड हैं और ऑल इंडिया बार में रजिस्टर्ड हैं, आप स्टेट बार में रजिस्टर्ड हो तो भी 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए बार में रजिस्ट्रेशन का, बिल्कुल वहां से काउंट होगा। रजिस्ट्रेशन से काउंट नहीं होता, फिर समझें। आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, ये आपका एक्सपीरियंस नहीं है। आपको सर्टिफिकेट लगेगा डिस्ट्रिक्ट जज का कि आप केसेस में अपीयर हुए हैं और जो भी नॉर्म्स हैं उसके कि 1 साल में कम से कम 3 केसेस में आप अपीयर हुए हों, ऐसा कुछ होता, उसका क्राइटेरिया है, जो आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो बार में रजिस्ट्री हो जाना, रजिस्टर्ड हो जाना इज नॉट सफिशिएंट, आपको केसेस में अपीयर भी होना होगा। लक्ष्य कह रहे हैं नॉलेज के आगे कुछ भी नहीं है। हाँ, नॉलेज के आगे तो कुछ, नॉलेज इज पावर, लेकिन नॉलेज मिलेगा कैसे? नॉलेज तब मिलेगा जब आप सही लोगों के साथ जाएंगे। IAS IPS में कौन सा एक्सपीरियंस होते हैं? कोई एक्सपीरियंस नहीं होते। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आपका नाम चला गया कि IAS IPS का एग्जाम देने के लिए कौन सा एक्सपीरियंस होता है? भैया, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। कितने परसेंटेज के साथ? जितना आप ला सको। कितने साल में पास किया हो? जितनी आपकी क्षमता हो। 3 साल का कोर्स 5 साल में पास किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिल्कुल कोई क्राइटेरिया नहीं है IAS IPS के लिए भी। तो वतन कह रहे हैं कॉलेज के टाइम पर फुल एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैं भी यही बात कह रहा हूं। दीपिका कह रही हैं आई एम फ्रॉम यूपी सर, और पास रजिस्ट्रेशन भी नहीं तो यूपी दे पाऊंगी। अभी तो आप समझ लें एक बात कि अगर आपने स्टेट बार का, अभी आपने LLB कंप्लीट किया है और LLB कंप्लीट करने के बाद ही आप एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए, मैं इस बात को भी कंप्लीट कर दूं। ये कोई जजमेंट नहीं है, ये तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी एक पिटीशन के अगेंस्ट। पिटीशन है 1479/2020 का पिटीशन है, जो कि R वेंकटेश ने फाइल किया है आंध्र प्रदेश सिविल जज नोटिफिकेशन के अगेंस्ट, जहां पर में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वेंकटेश ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि ये 3 साल की एक्सपीरियंस वाली बात अवैध है, इलीगल है एंड अनवारंटेड है, अवांछित है, इसको हटाया जाना चाहिए। इसके अगेंस्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया कह रही है कि नहीं, ये 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और सभी स्टेट में होना चाहिए। तीसरी एक बात मैंने जो बताई वो ये कि इससे पहले 2002 में ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट 31 मार्च 2002 के जजमेंट में इस 3 साल वाले एक्सपीरियंस वाली बात को खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं चाहिए, ये एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, नहीं जरूरत है इसकी। तो अब समझते हैं सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के बाद क्या कहेगा। तब तक के लिए आप किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बस ये एक प्रयास है कि लोगों को पहले बार में आया जाए, बुलाया जाए, फिर वो जो है जज बने, इतनी सी बात। तो हिमांशु कह रहे हैं कि दिस विल सॉल्व माई प्रॉब्लम। हिमांशु, आपकी क्वेरीज चली जा रही हैं बहुत जल्दी, आप बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं तो मैं नहीं पढ़ पाऊं, तो सॉरी आपके लिए। नवनीत कह रहे हैं BCI शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप। यस, BCI मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल, नॉट शुड बी। BCI की जिम्मेदारी है कि जब आप कॉलेजेस को मान्यता दे रहे हैं, जब आप एडवोकेट्स के लिए आप जिम्मेदार एक संस्था हैं, आपका नाम ही है भारतीय विधिज्ञ परिषद, तो सही इंटर्नशिप मिले, सही एडवोकेट निकल कर आए, सही जज निकल कर आए, डेफिनेटली आपकी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ ये बोलकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि 3 साल बार में रजिस्टर हो जाएगा तो कोई जो है रजिस्टर हो जाएगा तो किसी के पास एक्सपीरियंस आ जाएगा। नारायण कह रहे हैं लेटेस्ट कमेंट। हाँ नारायण, पढ़ रहा हूं मैं भैया। सर क्या आप इसका अग्री हैं? क्वेश्चन ये है कि क्या मैं भारतीय विधिज्ञ परिषद के इस बात से अग्री हूं। मैंने कहा मैं स्ट्रांगली डिसअग्री करता हूं। LLB की डिग्री सफिशिएंट है,
सिविल जज का एग्जाम देने के लिए एग्जाम से पहले एलएलबी के दौरान स्टूडेंट के पास एडवोकेसी का सफिशिएंट एक्सपीरियंस आ जाए, ये बार काउंसिल की जिम्मेदारी है। और एग्जाम देने के बाद उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले कि वो ठीक तरह से जजमेंट दे सके, पोलाइट हो, विनम्र हो, एप्ट हो, एफिशिएंट हो। ये जिम्मेदारी हाई कोर्ट्स की है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये जिम्मेदारी जो है उसके बाद बार काउंसिल की नहीं रहती। पहली जिम्मेदारी बार काउंसिल की है, सेकेंड जिम्मेदारी हाई कोर्ट की है। तो मेरी बात यहां पर मैं खत्म करता हूं। क्या ये पूरे भारत के स्टूडेंट के लिए लागू होगा? बार काउंसिल का ये कहना है रघु जी कि ये पूरे भारत में लागू होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस कम से कम हो। जबकि ये जो अभी जो जजमेंट नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट का, मैंने बताया अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात से अग्री करती है ऐसा होना चाहिए तो हाँ, हर स्टेट एग्जाम के लिए ये बात होगी। मैं क्लियर कर दूं कि आपको जो है 3 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात से अग्री करती है। तो मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात से अग्री नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट का पुराना जजमेंट हमारे पास में है 2002 का 21 मार्च का, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था ये जरूरी नहीं है। अब समझते हैं आगे क्या होगा जब भी ये जजमेंट आएगा। मैं क्लियर कर दूं, स्नेहा कह रही हैं जज बनने के लिए एलएलबी में कम से कम 60% मार्क्स का होना चाहिए। स्नेहा ये भी सही नहीं है, मैं समझाऊं आपको। समझना, 2 तरह के कॉलेज होते हैं, एक होते हैं ऑटोनॉमस कॉलेज, एक होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप कुछ भी कर लो, आपको अच्छे परसेंटेज नहीं आते, ध्यान रखना इस बात को। स्नेहा मैं क्लियर कर दूं, ऑटोनॉमस कॉलेज क्या होते हैं? ऑटोनॉमस कॉलेज वो होते हैं जहां पेपर कॉलेज में ही सेट हो रहा है, पेपर चेक भी कॉलेजेस में हो रहा है और स्टूडेंट भी उसी कॉलेज के हैं। जब ऐसा होता है, आपको क्लियर कर दूं मैं, तो वहां पर में परसेंटेज ज्यादा होने के चांस हो जाते हैं। ऑटोनॉमस कॉलेज के परसेंटेज हमेशा ज्यादा होते हैं। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि मान लेते हैं आप पढ़ने में बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे होने के बाद भी आप एग्जाम के टाइम पर बीमार पड़ गए। समझो आपने साल भर तो अच्छी पढ़ाई करी, एग्जाम के टाइम में आपको लूज मोशन हो गया, बुखार हो गया, कुछ और हो गया, आप एग्जाम में पेपर ठीक नहीं लिख पाए, इस कारण परसेंटेज आ गए। अगर आपके परसेंटेज एग्जाम में कम आ गए तो आपको बाहर क्यों कर दिया जाना चाहिए? क्यों नहीं आपको एक मौका मिलना चाहिए कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, अच्छे परसेंटेज ला करके आप जज बने? ये हर किसी का मौका होना चाहिए। मैं इस बात से भी डिसएग्री करता हूं कि मिनिमम फर्स्ट डिवीजन वालों को सिविल जज बनने का मौका मिलना चाहिए, इस बात से मैं डिसएग्री करता हूं। लेकिन हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ही इसीलिए, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वो बनाई ही इसीलिए गई हैं ताकि अगर आप एलएलबी में ठीक नहीं कर पाए तो इस बार एग्जाम में ठीक कर लो, इस बार नहीं कर पाए तो अगली बार एग्जाम में ठीक कर लो। अगर आप में योग्यता है तो योग्यता बाहर निकल कर आएगी। हो सकता है इस बार एग्जाम के टाइम में सिविल जज में आप बीमार पड़ जाओ, अगले साल दे लो, मौके तो है ना। लेकिन अगर कोई सिर्फ बीमार पड़ जाने के कारण या घर में कोई मिस हैपनिंग हो गई इस कारण या किसी और कारण से एलएलबी में अच्छे परसेंटेज नहीं लेकर आ पाया तो उसके जीवन भर के लिए सिविल जज बनने से बार क्यों कर दिया जाए, इस बात को भी आप सोचें। तो आज की बात मैं यहीं खत्म करता हूं। लगभग आधे घंटे हो रहे हैं हमको बात करते हुए। आप जो है कुछ और पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये अभी शेयर होगा फेसबुक पर, तो उसके बाद जो है आप इसको शेयर करिए, अपने कमेंट्स करिए और आपकी जो बातें काम की हैं, मुझे लगता है जिनके उत्तर मुझे दिए जाने चाहिए, मैं कमेंट बॉक्स में आपको आंसर भी दूंगा या फिर किसी लाइव में हम बात करेंगे। दूसरी बात, जिस भी दिन इसका जजमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट का, हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट अग्री करती है या डिसएग्री करती है, हम इस पर वापस से लाइव आएंगे और अपनी बात करेंगे। मीनवाइल अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, आपको लगता है कि हाँ सर ठीक बोल रहे हैं और ये बात नहीं लागू होनी चाहिए 3 साल के एक्सपीरियंस वाली बात, तो इस वीडियो को शेयर करें। इतना शेयर करें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक पहुंचे वो और हमारी बात को सुनने के लिए, समझने के लिए वो बाध्य हों। शायद साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक भी एक बात पहुंच पाए तो बेटर होगा। मैं एक लेटर भी लिखता हूं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और आप सबकी सहमति अगर है तो डेफिनेटली हम इस पर भी आगे काम करते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत महत्वपूर्ण है, जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से और जानते रहिए देश दुनिया के कानून को। अगर आप सहमत हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।